हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन दो चीजों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, तो ये सिंपल चीजें आपको जो याद रखने वाली चीजें हमको लर्न करना है। आपको नंबर 1, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब होती है, जिसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एज यू नो Q इज इक्वल टू IT, इट मीन्स I इज इक्वल टू Q बाई T। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सो Q इज इक्वल टू IT। I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। सो सेकेंड यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड। सो वी हैव टू SI यूनिट्स, कूलम एंड एम्पियर सेकेंड, राइट? दिस इज SI यूनिट। सेकेंड CGS यूनिट। CGS सिस्टम के अंदर जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ESU। ध्यान देना, CGS सिस्टम में इसकी यूनिट होती है ESU। ESU का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। CGS सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसको हम लोग स्टेट कूलम भी कहते हैं और फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन स्टेट कूलम और फ्रैंकलिन इसके दूसरे नाम हैं। दिस ESU इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। 1 कूलम कितना होता है? 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। ये इसकी SI यूनिट हो गई और ये इसकी CGS यूनिट हो गई, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसके अलावा इसकी एक लार्जेस्ट यूनिट भी होती है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज is Faraday। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज Faraday। कूलम भी अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट होती है, इससे भी बड़ी होती है Faraday। 1 Faraday इज इक्वल टू होता है राइट। सो दिस इज 1 Faraday। क्लियर? तो Faraday इसकी लार्जेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसकी ESU। देन 1 कूलम इज इक्वल 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है। इसके अलावा जनरल जो हम लोग जिसे बोलते हैं मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पीको कूलम, ये इसकी और यूनिट्स हो सकती है, जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 कूलम, 10 की पावर -6 कूलम, 10 की पावर -9 कूलम, 10 की पावर -12 कूलम। ये हमें पहले से पता होती है। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ चार्जेस। ये आपको सब चीजें याद रखनी है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है इसको आप समझ सकते हैं कि हाउ मच 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज कितना होता है।
So we can see here Q is equals to IT. If we want 1 coulomb, then 1 ampere is current in 1 second. 1 ampere current in 1 second. When 1 ampere current throw in a conductor for 1 second, it means 1 coulomb charge is flowing that particular conductor. उसको हम लोग 1 coulomb चार्ज कहते हैं. तो ये बात है यूनिट की, यूनिट जो है क्या होती है और 1 coulomb चार्ज क्या होता है. अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक किसी कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो उसमें 1 coulomb चार्ज फ्लो होता है. और 1 coulomb चार्ज भी अपने आप में एक बड़ी यूनिट होती है. इसीलिए मैंने आपके सामने ये लिखा है कि हम जनरली जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन सब में आपको मिली, माइक्रो, नैनो और पिको कुलॉम की फॉर्म में आपको मिलेगा. बिकॉज कुलॉम इज ऑल्सो बिगेस्ट यूनिट और लार्ज यूनिट, सो वी यूज इट्स स्मॉलर यूनिट्स. और माइक्रो, नैनो, पिको एंड मिली वी यूज, राइट. सो दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट्स. ओके, इसको आप फटाफट पॉज कर लें और इसको उतार लें. फिर हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. फटाफट पॉज करके लिख लो. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. एक इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आप ये समझिए आप कि यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. अभी तक जो हमने बात की वो सब बेसिक्स थे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग ऐड कैसे करते हैं. तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी अगर है तो इसका एल्जेब्रिक सम हो जाएगा इजी वे में. अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर एल्जेब्रा के अकॉर्डिंग इसको ऐड करते हैं हम लोग. बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट मीन्स net charge of the system is the algebraic sum of the all charges inside the system. It means अगर हमें चार्जेस को ऐड करना है, सपोज वी हैव ए सिस्टम. इन दिस सिस्टम वी हैव 3q चार्ज पॉजिटिव, -2q चार्ज नेगेटिव, +5q चार्ज पॉजिटिव. इन दिस सिस्टम वी हैव 3 चार्जेस -3q +3q -2q and +5q. Then what is the net charge of the system? Then this additivity property say that total charge of the system is the algebraic sum of the all charges. algebraic sum का मतलब जो प्लस में उसको प्लस में, जो माइनस में उसको माइनस में ऐड करना होता है. ये आप इस तरह से जानते हो. तो यहां से so q net of the system is 3q -2q +5q. This 5 + 3 is 8q -2q. 8q -2q is equals to 6q. So net charge of the system is 6q. This is the process of adding charges. Okay, इसको हम बोलते हैं additivity property of the charge. Clear? Okay. अब हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की. तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज. इनवेरिएंस प्रॉपर्टी और चार्ज की क्या होती है, इंपॉर्टेंट थिंग. इनवेरिएंस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है उसको देखिए. बिकॉज charge does not depend on the frame of reference. Charge does not depend on the frame of reference. Which charge? तो हम कह सकते हैं charge on body does not depends on the frame. On the frame. चार्ज जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता. इट मीन्स क्या हुआ
इसका मतलब हुआ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ बॉडी पार्टिकल्स। मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास ये कोई फ्रेम है, इसमें हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी पे कोई ना कोई चार्ज है, अगर ये फ्रेम, ये पार्टिकल, ये जो बॉडी है वो मूव करती है किसी वेलोसिटी v से, तो उस वाले केस में इस चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स जब चार्ज रेस्ट में था उस समय और जब चार्ज मोशन में था उस समय उस चार्ज की मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ओके, सो चार्ज अगर स्टेशनरी है, रेस्ट में है, और चार्ज अगर मोशन में है, उन दोनों ही कंडीशन में बॉडी पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ध्यान रखना, चार्ज की बात हो रही है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हम स्पेसिफिक चार्ज भी पढ़ेंगे। स्पेसिफिक चार्ज अभी जो हम बात करें वो किसकी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो किस पर डिपेंड नहीं करता? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। राइट, इसको आप उतार लें, आगे बढ़ते हैं। इसी को पॉज करके उतार लें फटाफट, फिर मैं लिखता हूं। राइट, इसमें एक चीज और है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज जो है वो क्या होता है? तो स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी इज नॉन एज स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज और उस बॉडी के मास का रेशियो, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। बट वी नो इनवेरियंस ऑफ चार्ज Q, the value of Q is constant. The value of Q is constant in rest or motion condition. Okay, but mass जनरल वेलोसिटीज के लिए, कम वेलोसिटीज के लिए मास में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी, अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज करते करते ऑलमोस्ट हम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल करते हैं, उस वाले केस के अंदर इस मास में चेंज आता है। फिर से सुन लें, जनरली हम लोग स्पीड की हम बात करते हैं, उस समय हमारा मास क्या होता है? कांस्टेंट। बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम ये कहती है कि मास ऑफ बॉडी m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस 1/v/c, 1/v/c। ओके, सो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। दिस इज आवर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, theory of relativity gives us m is equals to m0 upon √1 minus v square by c square. Okay, this m0 is what? Rest mass of body. This m0 is rest mass of body. This v is velocity, speed of body, and this is speed of light, and this is mass in motion. तो जब ये मोशन कर रहा होगा उस समय मास जो दिया जाता है वो m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर के थ्रू दिया जाता है। अब आप सोचिए, जनरल v के लिए इसमें कोई चेंज नहीं होता है, बट जब v को इंक्रीज करके ऑलमोस्ट किसके इक्वल कर लेते हैं? c के इक्वल कर लेते हैं, या उस समय हम इंक्रीज कर रहे होते हैं, उससे m क्या होता है? इंक्रीज। और जब m इंक्रीज होगा
तो हम कह सकते हैं Q बाई एम में m इंक्रीज होगा, और m इंक्रीज होगा तो क्या डिक्रीज होगा, स्पेसिफिक चार्ज। तो उस वाले केस में स्पेसिफिक चार्ज जो है डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स V को इंक्रीज करने पे स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज होता है, और उस वाले केस में हमारे पास जो चार्ज होता है दैट इज कांस्टेंट, बिकॉज दिस चार्ज इज कांस्टेंट। कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, मास, ड्यू टू वेलोसिटी इंक्रीमेंट। दिस वेलोसिटी इंक्रीमेंट देन m is increase, it means specific charge is decrease, right? So ये होता है आपका इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इसकी थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की। इसको आप लिख लें, पॉज करके लिख लें, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फिर हम। ओके, तो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है उसके बारे में आप पहले से जानते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? सो दिस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज गिव्स अस कि हम चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है और ना ही चार्ज को क्रिएट किया जा रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं चार्ज का? तो चार्ज को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने किसी पार्टिकल को रब किया था, उस वाले केस के अंदर जब इसके ऊपर कोई चार्ज आया था तो वो चार्ज इस पे क्रिएट नहीं हुआ था, वो एक्चुअल में दूसरे से ट्रांसफर हुआ था। या तो इसने चार्ज उसको दिया है या उसने चार्ज से लिया है। तो उस वाले केस के अंदर चार्ज जो है केवल और केवल क्या हो सकता है भाई? ट्रांसफर हो सकता है। और चार्ज होता कैसा है? कंजर्व होता है। पूरे सिस्टम का चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। सो एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज क्या होता है? कंजर्व होता है। ये इसका जो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। उससे पहले हम लिख सकते हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। टोटल चार्ज क्या रहेगा सिस्टम का? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यह है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसका क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, ये सबको याद रहता है। बट इसका यूज कहाँ आता है? इस कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज कहाँ है? इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं उनके थ्रू हम इसको पढ़ते हैं। तो आप इसको लिख लो, हम इसके 1 बाय 1 एग्जांपल्स इसको हम लोग स्टडी करके देखते हैं। ठीक है, फटाफट लिख लो इसको। तो हम बात कर रहे थे अभी एग्जांपल्स की। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के एग्जांपल्स से हम इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे देखो, एक प्रोसेस है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन प्रोसेस क्या होता है उसको समझो। ये अपने आप एक सिस्टम है। इस सिस्टम में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है। जो पॉजिटिव नहीं जानते उनको ये बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। सेम उस पर जो है मास चार्ज होता है, बट अपोजिट पोलैरिटी का होता है। ओके, दिस इज पॉजिट्रॉन। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज पॉजिट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो मर्ज हो जाते हैं, उस सिस्टम, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनिहिलेशन। इसके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल जाते हैं तो उससे एक वेव निकलती है। क्या जनरेट होती है? वेव जनरेट होती है, और उस वेव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये आपको पता नहीं है, बट आप नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे ये सब चीजें। बट मैंने ओनली कंजर्वेशन को समझाने के लिए एग्जांपल्स लिए हैं, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ोगे।
तो इसका ये मतलब हुआ जब चार्ज जो है ये मर्ज हुए उस वाले केस के अंदर ये चार्ज खत्म नहीं हो सकता कभी भी। इससे क्या बनी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी इसके पास उस समय कितनी एनर्जी आई, 1.02 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। अब देखिए इस सिस्टम के पास टोटल कितना चार्ज था, आंसर है 0, बिकॉज दिस इज माइनस दिस इज प्लस, सो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। इन दिस प्रोसेस दिस इज गामा, इट इज नोन एज गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट हैज नो चार्ज, इसके पास भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहां भी चार्ज कितना था 0, और इधर भी चार्ज कितना है 0। तो रिएक्शन से पहले सिस्टम का चार्ज 0 था और रिएक्शन के बाद भी सिस्टम का चार्ज कितना है 0। इट मीन चार्ज कैसा है, कंजर्व। और एग्जांपल देखिए, इन पेयर प्रोडक्शन, इन पेयर प्रोडक्शन देखिए इसका जस्ट उल्टा, अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वापस कन्वर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ये जगह जस्ट अपोजिट हो गया, इसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, ये पेयर निकलता है। कभी भी एक अकेला आइसोलेट चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे हम केवल और केवल प्लस को जनरेट करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, और अगर हम माइनस को जनरेट करना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता, हमेशा ये पेयर की फॉर्म में ही होते हैं। सो इस तरफ चार्ज कितना था 0, इस तरफ भी चार्ज कितना है 0, इट मींस सिस्टम का चार्ज क्या है, कंजर्व, जो पहले था। और देख सकते हैं रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके में क्या, जैसे यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 के अंदर चार्ज कितना है यहाँ पे 92। ये जो है यूरेनियम इसका डीके होता है, डीके होने से थोरियम प्लस हीलियम में कन्वर्ट होता है। जब थोरियम और हीलियम में कन्वर्ट होता है तो उस वाले केस के अंदर इस तरफ चार्ज कितना है 92, इस तरफ कितना है 90, और इधर कितना है 2, वापस कितना हो गया 92। तो चार्ज कंजर्व है, किसी भी जगह पे आप देखो पूरी फिजिक्स के अंदर, साइंस में चार्ज हमेशा आपको क्या मिलेगा, कंजर्व मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। और देखो न्यूट्रॉन डीके, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ने वाले हो ये भी। न्यूट्रॉन डीके देखिए, अगर न्यूट्रॉन ये है, अगर इसका डीके होता है, ये टूटता है, तो किस में टूटेगा, हमेशा प्रोटॉन में, प्लस एक पॉजिट्रॉन निकालेगा, प्लस एक पॉजिट्रॉन निकालेगा, साथ में न्यू बार, इस न्यू बार को हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या कहते हैं इसको, एंटी न्यूट्रिनो। यहां जो चार्ज है 0 है, और यहां जरा देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू 0, और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 0। तो पहले भी 0 था और बाद में भी 0 है। तो साइंस में हम जितनी भी इक्वेशंस बनाते हैं, जितनी भी रिएक्शंस करवाते हैं, उन सब में रिएक्शन से पहले का चार्ज और रिएक्शन के बाद का चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, सेम होता है। ऐसे ही प्रोटॉन डीके होता है, प्रोटॉन डीके के अंदर न्यूट्रॉन निकलता है, प्लस एक पॉजिट्रॉन निकलता है, साथ में यहाँ पे न्यू, इस न्यू को हम न्यूट्रिनो कहते हैं। ये सब आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि हम कंजर्वेशन को समझ पाए। अपने इस पूरे यूनिवर्स के अंदर चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। ये इसकी थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम स्टडी करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक एग्जांपल और मैं आपको करवा देता हूं, जो आपने पहले भी किया है। हमने जो पहले किया है चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट, उसमें भी हमने ये क्वेश्चन करके देखा है। उसी को मैं थोड़ा सा और देख लेता हूं। यहाँ पे आप इसको लिख ले, पॉज करके लिख लेना, एक बार पॉज करके आप लिख लें इसको। मैं और एग्जांपल ले लेता हूं इसके। देखो, मान लो वी हैव ए spherical body metal which have +3 millicoulomb charge. Second B +3 millicoulomb charge, and third spherical body -6 millicoulomb charge. Suppose this is C. ये सभी की सभी क्या है, आइडेंटिकल है, सेम मेटल की बनी हुई है, सबकी रेडियस भी क्या है, सेम है। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जब सबसे पहले सी को ए के, चलो मैं आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ साथ सॉल्व कर लेता हूं। सपोज हमसे कहा गया
कि सी को ए के साथ में कांटेक्ट करवाइए ये, और उन्हें फिर से अलग कीजिए, ए को सी के साथ में माइनस के 6 एंड सी, दिस इज ए दिस इज सी। उसके बाद ये कहा गया सी को बी के साथ में, दिस इज बी और दिस इज सी, और इसको फिर अलग कीजिए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब बताइए कि ए और बी में, बी और सी में, और ए और सी में एट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा या फिर नो इफेक्ट। देखिए, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा या फिर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहले ए और सी को जब हम लोग कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उसके बाद हम लोगों ने पहले वो चैप्टर्स में पढ़ा है कि नेट सिस्टम का जो चार्ज है उसमें 2 का डिवाइड कर दो, उतना तो दोनों के सेम आ जाएगा। जैसे -6 और +3 कितना हुआ, -3, -3। तो सिस्टम का चार्ज कितना है, -3 मिली कूलम, राइट। अब इनको जब हम अलग करेंगे उस समय इनके हिस्से में और इसके हिस्से में दोनों के पास सेम आएगा, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। कितना था होगा, इस पे आएगा -3/2 और इस पे कितना आएगा, -3/2 मिली कूलम, बिकॉज 2 का डिवाइड कर देंगे हम लोग सिस्टम के चार्ज में। अब सी को क्या किया गया है, बी से कांटेक्ट में ला गया है। जब सी को बी से कांटेक्ट में लेके आएंगे तो सी के पास प्रेजेंट टाइम में कितना चार्ज है, -3/2 माइक्रो कूलम, और बी के इस समय प्रेजेंट में कितना चार्ज है, +3 माइक्रो कूलम। सो क्यू नेट ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का क्यू नेट कितना होगा, इस सिस्टम का क्यू नेट होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, और ये चार्ज है तो एल्जेब्रिक ऐड होगा, तो कितना होगा, 3 2 6 -3 कितना, 3/2 मिली कूलम। ये दोनों को ऐड कर दिया हमने, 3 2 6 -3/2, राइट, 3/2। अब जब हम इनको अलग करेंगे उस वाले केस के अंदर कितने का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 3/4 मिली कूलम, प्लस में, ये भी कैसा है, प्लस में, और 3/4 मिली कूलम, ये भी किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए ए के पास कितना चार्ज, -3/2, बी के पास कितना चार्ज, +3/4 माइक्रो कूलम मिली कूलम, और सी के पास कितना, +3/4 मिली कूलम। अब देखिए ए और बी के बीच में क्या होगा, ए के पास माइनस, बी के पास प्लस, इट मींस प्लस और माइनस अपोजिट पोलैरिटी हो गई। अपोजिट नेचर में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो यहां इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। बी और सी के बाद देखिए, बी और सी में प्लस और प्लस, दिस इज बी दिस इज सी, और बी और सी में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। ए और सी की बात करें, ए और सी में देखिए क्या होगा, माइनस और प्लस क्या होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका चार्ज आ जाएगा। तो सिस्टम का जो चार्ज है 1 2 3 तीनों को आप ऐड कर लीजिए और बाद में तीनों को आप ऐड कर लीजिए, आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3 + 3 कितना हुआ, 6, और -6 कितना हुआ, 0। तो इसको ऐड करो, सी को ऐड करो, बी को ऐड करो और ए को ऐड करो, इसका भी कितना होगा, 0, राइट। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम इसको लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑन बॉडी पार्टिकल विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं पहले। देखिए, रॉबर्ट ए मिलिकन साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया, चार्ज पर एक एक्सपेरिमेंट किया कि चार्ज जो है, किसी बॉडी में चार्ज जो है वो किस फॉर्म में होता है। तो उसके लिए उन्होंने एक
एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि एक पार्टिकल है ये, और वो एक्सपेरिमेंट किस पे किया मैं बता देता हूँ आपको, ऑयल की ड्रॉप्स पे। ऑयल ड्रॉप, मिलिकन का एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ऑयल की ड्रॉप पे कितना चार्ज है वो चार्ज उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला गया। तो मिलिकन ने क्या किया, ऑयल की ड्रॉप्स पे चार्ज देखा, ये सब ऑयल्स की ड्रॉप थी, इन ऑयल की ड्रॉप पे उसने चार्ज देखा कुछ एक्सपेरिमेंट करके, तो उसको चार्ज मिला 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। किसी ड्रॉप पे तो ये चार्ज था, किसी ड्रॉप पे ये चार्ज था, किसी ड्रॉप पे ये चार्ज था, और किसी ड्रॉप पे ये चार्ज था। यानी उसको जो चार्ज मिला इन सभी ड्रॉप्स पे, किसी ड्रॉप पे चार्ज की वैल्यू ये आ रही थी, किसी ड्रॉप पे चार्ज की वैल्यू ये आ रही थी, किसी ड्रॉप पे चार्ज की वैल्यू ये आ रही थी, किसी चार्ज पे ड्रॉप की वैल्यू ये आ रही थी, किसी ड्रॉप पे जो है चार्ज कुछ इस फॉर्म में हमें मिल रहा था। लेकिन उन्होंने एक चीज नोट की कि जिन जिन ड्रॉप्स पे जो हमने चार्ज निकाला है उन सब में मिनिमम चार्ज ये था, मिनिमम चार्ज ये था, इससे कम कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसका मिनिमम अमाउंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मिनिमम इतना चार्ज तो ट्रांसफर होगा ही, इससे कम चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए हम इसको क्वांटाइजेशन बोलते हैं, क्वांटा। ये चार्ज का क्या है, क्वांटा। ये चार्ज का क्या है, क्वांटा, कि मिनिमम चार्ज कितना ट्रांसफर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वांटा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट इसमें हम देख सकते हैं एक बात, देखिए ये जितने भी चार्ज हैं वो सब इन्हीं ड्रॉप्स पे हैं। उस पूरे सिस्टम पे जो चार्ज आया है वो कितना आ सकता है, दिस Q इज इक्वल टू 1.6 3.2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 4.8, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6.4। सो अगर मैं इस क्वांटाइजेशन यानी क्वांटा को ई से शो करता हूं तो ई की वैल्यू हुई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये इसका क्वांटा हो गया ई। और दूसरी ड्रॉप पे कितना चार्ज मिला, इसका जस्ट डबल। थर्ड वाले ड्रॉप पे कितना चार्ज मिला, इसका जस्ट ट्रिपल। तो हम लिख सकते हैं ये तो नंबर हो गया 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सो दिस इज द नंबर। नंबर कौन सा, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये इस इलेक्ट्रॉन का देखिए, इसलिए मैं इसको लिखूंगा n, दिस इज n, सो दिस इज n। दिस इज पॉसिबल चार्ज, दिस इज पॉसिबल चार्ज ऑन दी बॉडी। किसी भी बॉडी पे जो पॉसिबल चार्ज होता है वो होता है Q इज इक्वल टू NE। n की वैल्यू 1 2 3 4 और साथ में E की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये जो आपके पास Q इज इक्वल टू NE मिला है उसमें प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, अगर चार्ज दे रहा है या ले रहा है उसके अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस में आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना है जो बार बार काम में आएगा, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर, ठीक है। अब इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए हैं, और E क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं आपसे कहूं कि एक बॉडी पे 1e चार्ज है तो आप कहोगे कि सर ये 1e चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, तो आप कहोगे यस सर हो सकता है। 1e का मतलब कितना हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये प्लस माइनस में हो सकता है, प्लस माइनस 2e चार्ज, प्लस माइनस 3e चार्ज, प्लस माइनस 4e चार्ज, these all charges are possible, these all charges are possible, right?
लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी बॉडी पे, मैं क्वेश्चन बना लेता हूं, विच चार्ज इज पॉसिबल, विच चार्ज इज पॉसिबल, जिसमें मैं ले रहा हूं सपोज 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 18, नंबर 2 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 18, और 3 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 20। ये है हमारे पास, राइट। ये 3 चार्जेज है किसी बॉडी पे, एक बॉडी पे ये चार्ज है, दूसरी बॉडी पे ये चार्ज है, किसी बॉडी पे ये चार्ज है। तो आप ये देखोगे कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। पहली बात तो ये है, ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। चार्ज अगर पॉसिबल होगा तो उसमें नंबर्स आएंगे, ध्यान रखना, हमेशा नंबर्स आएंगे 1 2 3 4। इसी फॉर्म में n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 आनी चाहिए। n की वैल्यू 1.1 1.6 ऐसे नहीं आनी चाहिए। n की वैल्यू ध्यान रखना, क्योंकि n तो इंटीजर बन रहा है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 आनी चाहिए। तो इन सब से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले n की वैल्यू निकालेंगे। जैसे देखो n की वैल्यू इसके लिए निकालते हैं, सो q इज इक्वल टू एन ई, देन n इज इक्वल टू q बाई ई। हाउ मच चार्ज इज 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसको सॉल्व किया हमने, 4 टाइम्स किया, और ये कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10, तो 40 आंसर होगा। n की वैल्यू कितनी आई, 40। इट मींस किसी बॉडी पे इतना चार्ज पॉसिबल है क्या, तो आंसर है यस, बिकॉज 40 क्या आ जाएगा, आपका इंटीग्रल आ जाएगा। तो यहां से इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 40, मींस ये चार्ज तो पॉसिबल है। इसको देखो, इसमें 3.2 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1.6, तो इसमें 16 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 0। इसके लिए n कितना आएगा 2 0, इसके लिए n कितना आएगा 2 0 20। क्या ये चार्ज पॉसिबल है, आंसर है यस, बिकॉज n की वैल्यू इसकी फॉर्म में आनी चाहिए। इसको देखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 में किसका डिवाइड करोगे, अगेन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। सो दिस 1.6 कैंसिल और दिस गोज अप, और ये हो जाएगा आपका माइनस, मतलब 0.1। क्या 0.1 पॉसिबल है, नहीं है। 1 पॉसिबल है, 1 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 0.1 पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू 0.1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। ये चार्ज पॉसिबल है क्या, तो क्या किसी बॉडी, हमने कहा किसी बॉडी पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 चार्ज है, तो आपका आंसर होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो आपने कैसे निकाला, n की वैल्यू निकाल के देखिए इंटीजर आ रही है या फिर नहीं आ रही। क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार से हम लोग इसका जो है क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे ही हमने बोला कि 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ मैनी चार्ज इन 1 कूलम, हाउ मैनी चार्ज और हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन in 1 coulomb charge. So Q is equals to NE. So N is equals to Q by E, and Q is what, 1 by E, 1.6 into 10 की पावर माइनस के 19। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम चार्ज में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 1 कूलम चार्ज में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप समझ सकते हो इधर हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी लिखी है 1 कूलम, और आंसर किसकी फॉर्म में, किस ऑर्डर में आ रहा है 10 की पावर 18 में। इसीलिए हम कहते हैं कि कूलम जो है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसीलिए हम उसकी जो है मिनी यूनिट्स जो है वो काम में लेते हैं, मिनी नैनो वगैरह हम काम में लेते हैं। क्लियर, ओके। अब इसके अलावा 2 बातें हम लोग और देख लेते हैं। सबसे छोटी यूनिट, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट जो हम लोगों ने बोली है उसको हमने क्वांटा बोला। अभी क्वांटा जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उससे छोटा चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 से छोटा कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो मिनिमम इतना होगा, या इसका इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमने देख लिया। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चार्जेस और माने गए हैं।
और वो कौन कौन है उसको थोड़ा सा देख लो। क्वार्क, कभी नाम सुना होगा आपने, क्वार्क। क्वार्क क्या होते हैं, ठीक है। क्वार्क, इस क्वांटा के अलावा क्वार्क भी होते हैं, बट वो एग्जिस्ट नहीं करते, स्वतंत्र रूप से वो एग्जिस्ट नहीं करते, फ्रीडम नहीं होता उनका, वो न्यूक्लियस के अंदर जो है एग्जिस्ट करते हैं, अकेले अलग से एग्जिस्ट नहीं करते, और अभी तक उनके बारे में अपने को कंप्लीट पता भी नहीं चला है। बट वो क्वार्क जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो क्वार्क जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके पास इलेक्ट्रॉन जिसको हम कह रहे थे क्वांटा, क्या उसके भी और छोटे टुकड़े हो सकते हैं या उससे छोटा कोई है क्या? तो आंसर है यस, बट हम इसी को मान के सॉल्व करेंगे क्योंकि इनके अस्तित्व की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। इनको जो है न्यूक्लियस के अंदर ही माना गया है, बाहर इनका ये जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क होता है 2e/3 और डाउन क्वार्क होता है माइनस के e/3। देखिए फ्रैक्शन ऑफ e है, e से भी छोटे हो गए, लेकिन हम इनको मानते नहीं है। 2e/3 इज अप क्वार्क और माइनस e/3 इज डाउन क्वार्क। अप क्वार्क जो है और डाउन क्वार्क जो है उन्हीं से मिलकर जो है आपका प्रोटॉन बनता है, जो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो बनता है हमारा, उसमें हम लोग, जैसे मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो उसके अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन जो है आपका न्यूक्लियस में होता है, उसी में इनका अस्तित्व होता है। तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क को से मिलता है और मिलकर बनता है प्रोटॉन। मीन्स ये हुआ 2e/3, 1 + 2e/3 और एक e/3, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, आपका प्रोटॉन बन जाएगा। साथ ही आपका जो न्यूट्रॉन बनता है वो बनता है एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से। अप क्वार्क कौन है, 2e/3, डाउन क्वार्क कौन है, माइनस के e/3, कितने हैं 2, माइनस e/3, तो माइनस e/3 माइनस e/3 कितना हो जाएगा, माइनस के 2e/3, तो माइनस 2e/3 और प्लस 2e/3 कितना हो गया, 0। सो न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0। ऐसे प्रोटॉन पे कितना चार्ज आ जाएगा, E, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, E आ जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4e/3 और माइनस e/3, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो बनता है वो बनता है आपका 3 डाउन क्वार्क से, D और D, मीन्स माइनस e/3 माइनस e/3 और माइनस e/3, इनको मिला के क्या बन जाता है भाई, इनको मिलाकर इलेक्ट्रॉन बनता है। समझ गए। अब देखिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन सबको एटम कहते हैं, उन सबको मिला के एटम बोल रहे हैं। एटम से फिर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से फिर मैटर बनता है, सब्सटेंस वगैरह बनते हैं। लेकिन हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन से छोटी इकाई भी होती है, बट उसका जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, उसके बाहर एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए हम जो इलेक्ट्रॉन को ही क्वांटा कहते हैं, सबसे छोटी यूनिट कहते हैं। इससे छोटी अगर मान लो जिस दिन इनके अस्तित्व की पुष्टि हो जाएगी, किनकी, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की, उस समय हम लोग इलेक्ट्रॉन को नहीं मानेंगे, तो फिर किसको मानेंगे, उस समय जो है हम e/3 को मानेंगे, फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटा हो जाएगा। बट आपको केवल कहां तक पता होना चाहिए, E तक पता होना चाहिए कि हमारे लिए सबसे छोटे चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है E। इससे छोटा टुकड़ा पॉसिबल नहीं है, ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये आप उतार लें इसको, और अगर आपको कुछ मेरी बातें समझ में आई हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं, जिससे उनको भी घर पे ये सब चीजें सीखने को मिले। थैंक यू।